सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 11 विषय हिंदी गद्यखंड पाठ 1 नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद लेखक के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालकर हम नमक दरोगा कहानी पर चलते हैं। प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, ऐसा भी कहा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट रहे हैं। आपका जन्म 1880 ईस्वी में वाराणसी के समीप लमही नामक स्थान पर हुआ। आपका मूल नाम धनपत राय था। प्रारंभ में आप उर्दू में कहानियाँ क्या करते थे, लिखा करते थे और बाद में आपने हिंदी की ओर अपनी लेखनी की धारा को मोड़ा। बचपन में आपकी शिक्षा बनारस से ही हुई। प्रारंभिक जो शिक्षा थी वह बनारस सेंट्रल हिंदू स्कूल से। क्वींस कॉलेज की मैट्रिक परीक्षा पास कर वैसे ही आपके पिता की मृत्यु 1896 ईस्वी में हो गई और आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण प्राइमरी में अध्यापन का कार्य भी प्रारंभ कर दिया। इसके बाद सब डिप्टी इंस्पेक्टर के पद तक पहुंचे। बीए की परीक्षा भी उत्तीर्ण की 1920 में और महात्मा गांधी के प्रभाव में आकर के सरकारी पद भी त्याग दिया और आपकी रचनाएं सेवा सदन, प्रेरणाश्रम, रंगभूमि, निर्मला आदि प्रसिद्ध उपन्यासों की रचना की, कहानियों की रचना की, जिसमें पूस की रात, कंस परमेश्वर आदि। वास्तव में हिंदी गद्य लेखन के क्षेत्र में मुंशी प्रेमचंद्र जी ने जो आधार रखा, गद्य को जो जिस आयाम तक पहुंचाया, या हिंदी साहित्य सदा मुंशी प्रेमचंद्र जी के कार्यों का ऋणी रहेगा। और ये दुर्भाग्य रहा हिंदी साहित्य का, कैसे महान विभूति का हिंदी साहित्य में अनुपस्थिति 8 अगस्त सन 1936 को हो गई। आपकी रचनाओं की विशेषता थी कि आपने समाज के उन वर्गों को अपना नायकत्व प्रदान किया जो वंचित थे, उपेक्षित थे, अछूत थे, निम्न वर्ग के थे। ऐसे लोगों को आपने अपने कथाओं में, अपने उपन्यासों में नायकत्व देकर उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की मुहिम और समाज के मध्य में विकसित रूढ़िवादिता, अज्ञानता, छुआछूत, सती प्रथा, स्त्रियों की दशा जैसे विषयों पर अपनी लेखनी चला करके उस पर कड़ा विरोध जारी किया। ये समाज मुंशी जी का सदा ऋणी रहेगा।
आपकी भाषा शैली, आप पहले उर्दू में लेखन का कार्य करते थे, तो आपकी लेखन शैली में उर्दू और फारसी, क्षेत्रीय भाषाओं, क्षेत्रीय बोलियां, खड़ी बोली, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली आदि का कुशल प्रयोग किया गया है, जिससे जब पाठक उपन्यास अथवा कहानी को पढ़ता है आपकी, तो उसे ये आभास ही नहीं होता है कि हम उस स्थिति में नहीं हैं जिस स्थिति में लेखक ने इसको लिखा है। अर्थात पाठक स्वयं इस बात को समझता है कि हम स्वयं ही उपभोक्ता हैं। जितनी बार पढ़िए, रोचकता कम ही नहीं होती है। ये आपकी विशेषता रही है। तो आइए हम नमक का दरोगा कहानी की ओर चलते हैं। शीर्षक है, सारांश है, एक ईमानदार व्यक्ति होता है जो कर्तव्यनिष्ठ है और उसे सरकार की तरफ से निरीक्षक का पद मिलता है, इंस्पेक्टर का पद मिलता है, जो कालाबाजारी के विरुद्ध आवाज उठाता है, सत्य है, न्यायप्रिय है, कर्तव्यनिष्ठ है और बाजार में कालाबाजारी, गोरखधंधा को रोकने का होता है। उसके ऊपर धन से आक्रमण किया जाता है, किंतु वह निरीक्षक अपने धर्म से धन को पराजित कर देता है। अर्थात हम कह सकते हैं धर्म की जीत होती है। मानव के मूल्यों को, मानवीय मूल्यों को आदर्श रूप में इस कहानी में प्रस्तुत किया गया है और उस आदर्श रूप को सम्मान भी दिया जाता है इस कहानी में। और सत्यनिष्ठा, धर्मनिष्ठा, कर्तव्यपरायणता इस संसार के सबसे दुर्लभ गुण हैं, ये भी इस कहानी में बताने का प्रयास किया गया है, जिसको लोग चाहते तो हैं लेकिन उस रास्ते पर चलना नहीं चाहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे अच्छी चीज मिले, वह एक कर्तव्यनिष्ठ उसके साथ उसका परिवार हो, लेकिन वह स्वयं कर्तव्यनिष्ठ नहीं बनना चाहता। और इस कहानी के माध्यम से यह शिक्षा दी गई है कि जो विशेष तौर पर इस कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है कि भले ही कोई बेईमान, भ्रष्ट व्यक्ति क्यों न हो, स्वामी क्यों न हो, किंतु उसे भी एक अच्छे व्यक्तित्व वाले की, ईमानदार व्यक्ति की तलाश हमेशा रहती है। कहने का तात्पर्य कि भले ही कोई बेईमान, भ्रष्ट और गंदे आचरण वाला स्वामी क्यों ही ना हो, लेकिन उसे भी एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी की ही आवश्यकता होती है। ये कहानी का सार है। आइए हम थोड़ा कहानी की तरफ चलते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद्र जी ने कहानी में क्या दिया है जनता के लिए और क्यों इसकी रोचकता है। आजादी के पहले की बात है। उस समय नया नमक का विभाग बना हुआ था। जाहिर सी बात है, जब कोई नया विभाग बनता है
तो उसमें लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, उस तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा होता है। और अरबी फारसी का जमाना था, लोग अरबी फारसी के कुछ प्रेम आख्यानों को पढ़ करके, कहानियों को पढ़ करके अधिकारी के पद तक पहुंच जाते थे। ठीक इसी प्रकार बाबू बंशीधर भी एक युवक हैं, बेरोजगार युवक हैं, उनको भी रोजगार की जरूरत है। अरबी फारसी के जानकार भी हैं और वे रोजगार की तलाश में जाते समय मुंशी प्रेमचंद्र जी ने बाबू बंशीधर के पिता के माध्यम से समाज की उस दशा का भी वर्णन किया है जो समाज की विसंगति है। बाबू बंशीधर के पिता अपने बेटे बंशीधर को सुझाव देते हैं कि बेटा, नौकरी में वो पद देखना जिसमें कुछ वेतन से भी हटकर, सैलरी से भी हटकर के कुछ आमदनी हो, अर्थात घूस उत्कोच आने के रास्ते हो। ईमानदारी बाद में देखना, पहले क्योंकि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है बाबू बंशीधर की, छोटे से किसान परिवार के हैं, खस्ता हाल है, बूढ़ी मां है, पिताजी हैं, पत्नी है, जिनका खर्च चलाना मुश्किल है। खैर, बाबू बंशीधर आते हैं और संयोग से नमक महकमे में इंस्पेक्टर के पद पर, निरीक्षक के पद पर पदासीन होते हैं, नौकरी मिल जाती है और कार्यभार अपना प्रारंभ कर देते हैं। बाबू बंशीधर अपने हमराहियों के साथ, जाड़े की रात है, अपने ऑफिस में सो रहे होते हैं। उधर से वह ऑफिस जमुना नदी से 1 किलोमीटर पहले होता है। जमुना नदी पार करने के लिए नाव का पुल बना हुआ है। रात्र के लगभग 12 से 1 का टाइम है। शहर के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति पंडित अलोपी देव अपने नमक का कारोबार, अवैधानिक रूप से अपने नमक का कारोबार करने के लिए रात में गाड़ियों का एक हुजूम लेकर, जिस पर नमक की बोरे हैं, लेकर के आगे की तरफ बढ़ते हैं। पंडित अलोपी देव की गाड़ी उन गाड़ियों के सबसे पीछे है। जैसे ही उनकी गाड़ियां नदी के तट पर पहुंचती है, घाट पर पहुंचती हैं, तो वहां सुरक्षा बलों के कुछ लोग भी होते हैं और गाड़ी वालों के मध्य में कुछ वार्ता होती है, आवाज आती है,
जिसको हम क्षेत्रीय भाषा में गुलचाभर कहते हैं, सुनाई पड़ी तो सहसा इधर बाबू बंसीधर सोए हुए होते हैं और वो जग जाते हैं और अपने हमराहियों को जगाते हैं, पिस्टल अपनी जेब में रखते हैं, घोड़े पर सवार होते हैं, नाव के बने पुल के पास पहुंच जाते हैं। अपने हमराहियों से पूछते हैं, ये क्या है? हमराही बताता है कि साहब, इन गाड़ियों पर नमक के बोरे लदे हुए हैं और जब बाबू बंसीधर भी उन बोरों को देखते हैं तो उसमें नमक के ढेले दिखाई पड़ते हैं। ये सूचना गाड़ी रोक ली जाती है और ये सूचना गाड़ी वालों के माध्यम से पंडित अलोपीदीन को पहुंचाई जाती है, जो कि पीछे होते हैं। पंडित अलोपीदीन आते हैं मस्त अर्ध निद्रा और अर्ध जागृत अवस्था में, सोते जागते हुए, क्योंकि उन्हें विश्वास था अपने धन पर कि अगर इस पृथ्वी पर एक बार कोई भी आपत्ति आएगी तो मेरा धन मेरी रक्षा करने में सफल जरूर होगा। लेकिन ये भी तिलिस्म उनका टूटता है। पंडित अलोपीदीन पहुंचते हैं, नदी तट के पास पंडित अलोपीदीन और बाबू बंसीधर में वैचारिक युद्ध होता है, या हम ऐसा कहें धन का धर्म से युद्ध होता है। पंडित अलोपीदीन ने सबसे पहले मौखिक रूप से बंसीधर को समझाने का प्रयास किया, लालच देने का प्रयास किया, किंतु बंसीधर अपने कर्तव्य के पथ पर मूर्ख की भांति खड़े रहे। बाद में अपने को पराजित होते देख पंडित अलोपीदीन ने धन के प्रहार करने लगे, धन के बाण चलाने लगे। 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, किंतु ये सारे तीर, धन के तीर, उस कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, सत्यवादी बाबू बंसीधर जैसे निरीक्षक के सामने चूर चूर होते रहे और अंत में बाबू बंसीधर ने कड़े स्वरों में कहा कि तुम मुझे 50,000 नहीं 5 लाख भी दोगे तो मुझे कर्तव्य के मार्ग से हटा नहीं सकते। बदलो, पंडित अलोपीदीन को अरेस्ट करो। पंडित अलोपीदीन को आज तक इस प्रकार से धन का मर्दन करते हुए किसी भी व्यक्ति को नहीं देखा था। वो आश्चर्यचकित थे, उनकी सांसें सिर्फ उछल रही थी, उनके विचार और उनका मन वो बिल्कुल टूट चुका। हाथों में हथकड़ी डाली गई, जेल भेज दिए गए पंडित अलोपीदीन। लेकिन सुबह होते ही पूरे नगर में यह समाचार फैल गया कि पंडित अलोपीदीन
नमक के अवैधानिक व्यापार में पकड़कर जेल चले गए। अनेकों प्रकार की बातें नगर में फैल गई। कुछ लोग इधर की और कुछ लोग उधर की समालोचना विस्तृत बातें कह रहे थे। कोई पंडित अलोपीदीन को भला कह रहा था तो कोई बुरा कह रहा था। कोई यह भी कह रहा था कि अरे पंडित अलोपीदीन के पास पैसे हैं, वो पैसे से सब कुछ कर लेंगे। खैर हुआ भी वही, मुकदमा चला। वहां न्यायालय में सब कुछ था, किंतु सत्य नहीं था। सारे लोग थे किंतु ईमानदार नहीं थे। उस नदी के तट पर तो धर्म ने धन को पराजित कर दिया, लेकिन न्यायालय में धन ने धर्म को पराजित कर दिया। अर्थात कहने का तात्पर्य कि पंडित अलोपीदीन के पास केवल बाबू बंशीधर को छोड़ करके बाकी सारा का सारा मुहक्मा, जज, पैरोकार, पेशकार, वकील सभी पंडित अलोपीदीन के थे। और यह निर्णय सुनाया गया कि साक्ष्यों के अभाव में पंडित अलोपीदीन को बाइज्जत बरी किया जाता है। और वहीं बाबू बंशीधर को यह हिदायत दी जाती है, यद्यपि वे कर्तव्य का पालन किए, किंतु उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि समाज के संभ्रांत व्यक्तियों के ऊपर लांछन न लगे। इस निर्णय ने बाबू बंशीधर को ही नहीं, बंशीधर की जमीन को, धर्म को, सत्य को, कर्तव्य निष्ठा को हिला करके रख दिया। और वहीं जैसे बाहर निकलते हैं पंडित अलोपीदीन तो नोटों की बरसात करते हैं। लोग बाबू बंशीधर को थप्पियां कसते हैं, व्यंग्यबाण चलाते हैं। बाबू बंशीधर अपना सर नीचे किए चले जाते हैं और पंडित अलोपीदीन जश्न मनाते हुए चले जाते हैं। समाज का यह भी दृश्य बड़ी बेबाकी से बाबू मुंशी चंद्र जी ने रखा है। किंतु उनकी इस ईमानदारी का, बाबू बंशीधर की इस ईमानदारी का परिणाम हुआ कि 15वें दिन उन्हें नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया गया और वे पुनः अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचते हैं, पिता के ऊपर अनेकों प्रकार के कर्ज थे, पिता ऊपर से असंतुष्ट, वृद्ध मां भी नहीं बोलती है और पत्नी तो मुंह टेढ़ा कर किस कोने में बैठ जाती है। सभी असंतुष्ट। किंतु किसी तरीके से महीने भर ही बीते होंगे,
उधर पंडित अलोपीदीन अपनी गाड़ी को सजाकर उसमें बैठकर आते हुए दिखाई पड़े। बाबू बंसीधर और उनके पिता दरवाजे पर बैठे हुए हैं। बाबू बंसीधर के मन में एक हिचक सी आई कि हो सकता है पंडित अलोपीदीन मुझे व्यंजित करने के लिए आ रहे हैं। और जैसे ही पंडित अलोपीदीन का रथ गाड़ी बंसीधर के दरवाजे पर पहुंचती है, पिता सबसे पहले आकर के झुककर प्रणाम करते हैं और लल्लो चप्पो करने लगते हैं कि मैंने इसे बहुत समझाया था, लेकिन इसने माना नहीं। किंतु इसकी तरफ से हम क्षमा मांगते हैं। आप जैसे ईमानदार व्यक्ति इस दुनिया में कौन है? पंडित अलोपीदीन बाबू बंसीधर को बुलवाते हैं और स्टैंप लगा हुआ एक कागज निकालते हैं, बंसीधर जी के सामने बढ़ाते हैं और यह कहते हुए कि आज मुझे विश्वास है कि उस दिन नदी के तट पर मेरी अवज्ञा की थी, आपने मेरी बात को नहीं माना था, लेकिन आज मुझे विश्वास है कि आज मेरी बात को आप मानेंगे। बाबू बंसीधर ने पढ़ा तो उस कागज में यही लिखा था कि मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आज तक मैंने अपने धन के बल पर सारे अच्छे से बुरे कार्य कर डाले और जिसको चाहा उसको अपने बस में कर लिया। किंतु अगर ये पंडित अलोपीदीन अगर पराजित हुआ तो केवल बाबू बंसीधर एक ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ दरोगा और मैं उस दिन तो पराजित हो गया था, किंतु आज मैं पराजित नहीं होना चाहता हूं और आज मैं अपने संपूर्ण जायदाद का मैनेजर आपको नियुक्त करता हूं। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप इस पर दस्तखत करके मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करेंगे। और ईश्वर से हम यहां अपेक्षा भी रखते हैं, आग्रह करते हैं कि सदा आपको वही बेमुरव्वत नदी के किनारे वाला दरोगा ही बनाए रखे। ऐसी बात को सुनकर बाबू बंसीधर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन्हें ये सच नहीं समझ में आता है कि वे क्या सुन रहे हैं, किंतु देर होते देख पंडित अलोपीदीन ने अपने कलमदान से कलम निकालते हैं और बाबू बंसीधर के हाथों में
थमा देते हैं। बाबू बंसीधर दस्तखत कर पंडित आलोपीदीन के संपूर्ण जायदाद का मैनेजर पद स्वीकार कर लेते हैं। तो बच्चों, यही पूरी कहानी है जिसमें यह पूरा दिखाने का प्रयास किया गया है कि सत्य के पथ पर चलने पर कठिनाई तो होती है, किंतु विजय सत्य की ही होती है। और यह भी दिखाने का प्रयास किया गया है कि व्यक्ति भले ही कितना भ्रष्ट, अन्यायी, अत्याचारी, बेईमान, घूसखोर क्यों ना हो, लेकिन अगर उसे भी आदमी की जरूरत पड़ती है तो वह भी एक कर्तव्यनिष्ठ, सच्चा, ईमानदार व्यक्ति ही खोजता है। तो मेरी आप सभी से यह गुजारिश है कि एक छोटे से समय के लिए आप अपनी कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदारी को न छोड़ें, क्योंकि समस्याएं आती जाती रहती हैं। आपके चरित्र, आपकी कर्तव्यनिष्ठा अगर एक बार कलंकित हो गई तो फिर उसकी पुनरावृत्ति या उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि वर्तमान परिवेश में भी ऐसी ही कहानी के पात्रों जैसे मुंशी प्रेमचंद की जरूरत है, और ईश्वर करे कि मुंशी प्रेमचंद जैसे ही कथाकार, कहानीकार इस तरीके की समस्याओं का वर्णन करते रहें, और बाबू बंसीधर जैसे सद्गुण हमारे बच्चों में भी प्रस्फुटित हो। बच्चों, जरूर ही कुछ न कुछ आपको इस छोटे से व्याख्यान के माध्यम से मिला होगा। अगर कुछ भी मिला है तो मैं अपने को धन्य समझूंगा। धन्यवाद।